अर्निंग पर शेयर में ही हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का, उसको हम देखते हैं। आई होप कि आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन होगी, पीछे नॉइज़ है काफ़ी ज़्यादा बिकॉज इट्स अ ह्यूज रेनिंग आउटसाइड, सो इट्स वाई आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट होप कि आपको जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँगा मेरी आवाज़ आपको समझ आ रही होगी। लिहाजा द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इन अर्निंग पर शेयर इज़ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और इसको हम बेसिकली डेप्स के नाम से पुकार रहे होंगे ज़्यादा, दैट इज़ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर डेप्स। नाउ इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेते हैं एंड देन वी आर सपोज टू टेक द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट एज वेल। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, उसी तरह जिस तरह अर्निंग पर शेयर का है। तो अगर आप लोगों को अर्निंग पर शेयर का फार्मूला याद हो तो डेप्स का भी वही फार्मूला है, उसमें एक दो चीज़ें ऐड होंगी जो बाद में मैं करवाऊंगा आपको। अर्निंग्स को आप डिवाइड करते हैं, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐड होंगी जो मैं बाद में करवाऊंगा। अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो शेयर्स हैं, डेप्स का कॉन्सेप्ट ही डिनोमिनेटर के साथ बेस कर रहा है ज़्यादातर। तो वो ये कहता है कि ये जो आपके डिनोमिनेटर में शेयर्स मौजूद हैं, ये जो इक्विटी शेयर्स हैं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि इन डिनोमिनेटर द इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स हैं मे इंक्रीज इन फ्यूचर, कि ये फ्यूचर में इंक्रीज हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सम circumstances exist now, क्योंकि कुछ ऐसे circumstances हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी मौजूद हैं और अगर वो हो जाते हैं तो फ्यूचर में इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। उन फैक्टर्स को डाइल्यूटेड फैक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। डिल्यूजन का मतलब होता है कमी आना। वो डाइल्यूटेड फैक्टर्स कौन से हैं कि जिनकी वजह से आपका इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव इशूड दी कन्वर्टेबल लोन्स, या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। देखिए, अगर आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल लोन इशू किए हुए हैं आज और आपने मैच्योरिटी डेट 3 साल की तय की हुई है और ये भी कह रखा है कि अगर आप चाहें तो किसी भी दिन इनको कन्वर्ट करके हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा, जो शेयर्स हैं जो आप ले सकते हैं वो एग्रीड होंगे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। कितने शेयर्स इशू होंगे अगर कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम एज्यूम करें कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ जाएगा ना, तो ये डाइल्यूटेड फैक्टर। फिर एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ऑप्शंस एंड वारंट्स। ऑप्शंस एंड वारंट्स क्या होते हैं इनको हम बाद में देखेंगे। बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप जब डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में देख लेंगे ऑप्शंस एंड वारंट्स को। अब मैं इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन और वारंट को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको बाद में देखते हैं। मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात लिख रहा हूँ, वो ये है कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज़ एन अलर्ट, कि जहाँ पर कंपनी जो है वो अपनी EPS निकालेगी वहाँ पर साथ डेप्स भी शो करेगी अगर ये डाइल्यूटेड फैक्टर्स मौजूद हुए। क्यों? क्योंकि ये एक अलर्ट है टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अबाउट the impact on अर्निंग पर शेयर EPS। आप ये अलर्ट देते हैं इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को कि जनाब आप ये याद रखिएगा कि अर्निंग पर शेयर जो आपको अभी नज़र आ रही है ये फ्यूचर में कम हो सकती है अगर ये डाइल्यूटेड फैक्टर्स एक्सरसाइज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। मेक सेंस? अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है कि जब भी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स की वर्किंग करनी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आपने एक एजम्पशन लेनी है। टेक द एजम्पशंस दैट
assume that the diluted factors like convertibles and options are converted into इक्विटी शेयर्स। आपने एजम्पशन लेनी है डेप्स निकालते हुए कि जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए हैं इक्विटी शेयर्स में, ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गई हैं इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, तब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आपकी निकल पाएगी, अदरवाइज नहीं निकल पाएगी, ठीक है। अच्छा, अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फार्मूला कंप्लीट करते हैं। अर्निंग्स प्लस नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग, ये कब आएंगे? जब डाइल्यूटेड फैक्टर एक्सरसाइज होंगे, जो मैं आपको समझा दूंगा, डिवाइडेड बाय शेयर्स प्लस नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स। सबसे पहला फैक्टर की बात करते हैं कि अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं, नंबर 1 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एजम्पशन लेते हैं कि जैसे वो कन्वर्ट हो गए, इफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैज़ बीन कन्वर्टेड into equity shares, तो क्या होगा? नंबर 1, देखें बॉन्ड है, बॉन्ड के ऊपर तो आप एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। अगर वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग एनी टाइम पीरियड बिफोर द मैच्योरिटी डेट, देयर विल बी नो मोर इंटरेस्ट। ऐसा ही है, देयर विल बी नो मोर इंटरेस्ट। अब मैं इसको ज़रा करेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस। एक तो कंपनी को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, नो इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा तो इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी कंपनी की, इंक्रीज़ इन इनकम SOPL में, और जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो इंक्रीज़ इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स, मोर टैक्स भी लगेगा। और जब कन्वर्टेबल बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, बिकॉज द कंपनी नीड टू इशू मोर शेयर्स। कैपिटल इंक्रीजेस। अच्छा, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपकी किताब से, F7 की, कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट से, कन्वर्टेबल्स में उसके थ्रू समझाऊंगा। बड़ा आसान है, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ओके, अच्छा, ये सवाल मैंने आपकी कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट से उठाया है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5। ये बेसिकली रिलेट करता है आपका कन्वर्टेबल्स से। कहता है अ कंपनी हैड 8.28 मिलियन शेयर्स इन इशू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड मेड नो न्यू इशू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। ठीक है, कहता है 82,80,000 शेयर्स ऑलरेडी इशू हुए हुए थे मार्केट में, और इस साल हमने मज़ीद कोई शेयर इशू नहीं किया। हमारा साल का अख्ताम 31 दिसंबर 2004 पे हो रहा है। बट ऑन दैट डेट, लेकिन हुआ क्या था, इट हैड एन इशू 2.3 मिलियन कन्वर्टेबल लोन स्टॉक 26/20/9। कहता है उसने 23 लाख का कर्जा लिया हुआ है, लोन स्टॉक इशू किया हुआ है, लेकिन वो कन्वर्टेबल्स हैं। कन्वर्टेबल्स का मतलब एट एनी पॉइंट इन टाइम बिफोर द मैच्योरिटी डेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, और ये 3 साल के लिए हमने इशू किए हुए हैं। द लोन स्टॉक कैरीज इफेक्टिव रेट ऑफ 10%, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट 10% देते हैं। एज्यूम 2006 and 9 द लोन स्टॉक एज्यूम एन इनकम टैक्स रेट 30% है। द अर्निंग फॉर द ईयर वाज 2.2 मिलियन 8,000। ठीक है, प्रॉफिट भी आपको दे दिया गया। दिस लोन स्टॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी $1 शेयर्स एज फॉलोज। अगर ये लोन स्टॉक कन्वर्ट होते हैं 2006 में पूरे के पूरे, तो कहता है $90 शेयर्स फॉर $100 नॉमिनल वैल्यू लोन स्टॉक। कहता है एक लोन स्टॉक जिसकी नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू $100 है, उसके बदले में हम अपनी कंपनी के 90 शेयर्स इशू करेंगे। और अगर ये कन्वर्टेबल्स 2007 में कन्वर्ट होते हैं तो 85 शेयर्स इशू करेंगे इन अगेंस्ट विद $100
डॉलर नॉमिनल वैल्यू ऑफ लोन स्टॉक 2008 में कन्वर्ट होते थे 80, 2009 में कन्वर्ट होते हैं 275। अब सवाल यह है कि हम 31 दिसंबर 2004 पे खड़े हुए हैं, हम एज्यूम करेंगे कि जैसे ये कन्वर्ट हो गए, तो जैसे ये कन्वर्ट हो गए तो सबसे पहली वैल्यू हमारी 2006 की आती है ना, कि हम हर नॉमिनल लोन स्टॉक के बदले में 90 शेयर्स इशू कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ज़रा आप गौर से देखिएगा। ऐसे करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला डेप्स का, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डेप्स इज इक्वल टू अर्निंग्स प्लस नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स प्लस नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स। हमारे पास अर्निंग्स दी हुई हैं, एक वेरिएबल हमें दिया हुआ है 22,08,000 का, नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग हम निकाल लेंगे, और शेयर्स हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी कितने, 82,80,000। नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखते हैं, अर्निंग्स को, कि अर्निंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। अर्निंग्स एज्यूम करना है कि जैसे कन्वर्टेबल कन्वर्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब 23 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसा ही है। नो मोर इंटरेस्ट, नो मोर इंटरेस्ट। इसका मतलब है 23 लाख के ऊपर 10% नहीं पे करना पड़ेगा, 2,30,000। तो ये आपकी सेविंग्स होंगी, इनकम इंक्रीज़ हो जाएंगी। इनकम इंक्रीज़ होगी तो टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर 30%। 2,30,000 का 30% लें तो बनता है, लेट मी चेक इट, ओके जी, हियर वी गो। 2,30,000 का हमने जब 30% लिया तो वो बना 69,000। अगर मैं ये देखूं कि नेट अर्निंग कितनी इंक्रीज़ हो रही हैं, प्रॉफिट नेट कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो 2,30,000 में से ये 69,000 का मैं टैक्स माइनस कर दूं तो 1,61,000 नेट इंक्रीज़ इन अर्निंग, नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग वो यहाँ निकल आई 1,61,000, ठीक है। अब नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स हमने निकालने हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो कैसे निकलेंगे, देखिए हमने 23 लाख का कर्जा लिया हुआ है, लोन स्टॉक इशू किए हुए हैं, और एक लोन स्टॉक की पार वैल्यू कितनी है, $100 नॉमिनल वैल्यू उसने बताया हुआ है। देखें ना, 2006 में भी देखें, 7, 8 में हर जगह उसने कहा हुआ है दैट इज़ $100 नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। 100। इसका मतलब है कि हमने कितने सर्टिफिकेट दे के 23 लाख का कर्जा इकट्ठा किया होगा। अगर एक सर्टिफिकेट की पार वैल्यू $100 है, इसका मतलब 23,000 सर्टिफिकेट हमने इशू किए होंगे लोन स्टॉक, लोन नोट्स। और 2006 में अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, चूँकि हम 2004 में खड़े हैं तो पहली पॉसिबिलिटी 2006 की लेंगे ना। 2006 में कन्वर्ट होते हैं तो हर लोन स्टॉक के बदले हम 90 शेयर्स इशू करेंगे, तो 23,000 टोटल लोन स्टॉक है, और हर लोन स्टॉक के बदले हम 90 शेयर्स इशू करेंगे, तो टोटल हमें शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में, वो बनता है 20,70,000, ठीक है। तो दैट इज़ 20,70,000। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, अर्निंग पर शेयर को, डेप्स इज़ इक्वल टू, बल्कि मैं नीचे ले जाता हूँ इसको, ठीक है। तो डेप्स सॉल्व कर लेते हैं। डेप्स इज़ इक्वल टू 22,08,000 जमा 1,61,000, यह आया 23,69,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कितने हैं जी, 82,80,000
और कन्वर्टेबल कन्वर्ट होते हैं तो मज़ीद शेयर इशू करने पड़ेंगे 20,70,000। ये बनना है 10,350,000। 1,03,50,000 तो 23,69,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 1,03,50,000 से तो हमारी डेप्स निकलती है $0.228। ठीक है। और आपने एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो डेप्स है वो हमेशा EPS से कम निकल रही होगी। ठीक है। डेप्स इज़ ऑलवेज लोअर देन EPS, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल में अगर आप देखें आपका न्यूमिनेटर भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, 161 से डिनोमिनेटर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इफ़ेक्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा? नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि इंक्रीज़ इन इनकम इज़ मच लेसर देन इंक्रीज़ इन इक्विटी नंबर ऑफ़ शेयर्स। इम्पैक्ट आएगा। देखिए, अर्निंग 1,61,000 से इंक्रीज़ हुई है ना, और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने से इंक्रीज़ हो गए? 20,70,000 से। तो आपकी ऑटोमेटिकली EPS कम होगी। तो डेप्स मेंशन की जाती है अदर देन EPS, ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर को एक सिग्नल दिया जाए, अलर्ट दिया जाए कि जनाब ज़हन में रखिएगा ये जो EPS हम कोट कर रहे हैं ये फ्यूचर में डिक्रीज़ हो सकती है अगर ये डाइल्यूटेड फैक्टर्स एक्सरसाइज हो जाते हैं। मेक सेंस? अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ऑप्शंस एंड वारंट्स। नाउ options and warrants gives its holder a right to purchase share at predetermined price in future। देखिए, अगर आपने ऑप्शन ख़रीदी हुई है $3 की, यू हैव परचेज द ऑप्शन $3। अब कंपनी जब भी इशू करेगी शेयर मार्केट में, उसकी जो मर्ज़ी वैल्यू हो आपको वो $3 का मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू उसकी $7 है, 6 महीने बाद कंपनी इशू कर रही है जिसकी मार्केट वैल्यू $7 है, आपको वो जो शेयर $7 का है वो कितने का मिलेगा? $3 का। इसको कहते हैं ऑप्शन। ठीक है। तो कंपनी एज्यूम करती है कि अगर वो शेयर इशू कर दे तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगी ना। डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स आपका कॉन्सेप्ट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाएगा। अभी आप सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड रहें कि प्रीडिटरमाइंड प्राइस के ऊपर आपको शेयर मिल जाएगा, शेयर की मार्केट वैल्यू जितनी मर्जी ऊपर चली जाए। ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि जैसे ऑप्शन या वारंट्स एक्सरसाइज हो जाएं तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको ज़्यादा इशू करने पड़ेंगे ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर मार्केट वैल्यू $7 है, आपको शेयर $3 का मिल रहा है, तो $3 से कैश तो बिजनेस में इंटर हो रहा है ना, कैश डज इंटर। जो कंपनी ऑप्शन के बदले शेयर इशू कर रही है कैश तो आ रहा है, और जो $4 आपको कैश नहीं आ रहा, इसका मतलब है $7 का मार्केट में शेयर है, आप $3 का बेच रहे हैं, ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही है, तो $3 का तो कैश बिजनेस में आ रहा है, $4 का नहीं आ रहा। वो जो $4 आपका नहीं आ रहा, दैट इज़ बोनस एलिमेंट, आप उसका बोनस एलिमेंट दे रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शंस निकालने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो ये है, देखिए $3 का जो आपका कैश इंटर हो रहा है बिजनेस में, उस $3 के प्रोपोर्शन में आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि जब कैश इंटर होगा आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, चीज़ें ख़रीद के लाएंगे, बेचेंगे, तो प्रॉफिट उसके बदले कंपनसेट होगा। जो $4 का आप शेयर इशू कर रहे हैं बोनस शेयर, उसके बदले में कैश तो आ नहीं रहा, तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में उसी बोनस एलिमेंट को शामिल करना है। यानी $4 के इक्विवेलेंट जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आप इशू कर रहे होंगे, उसके इफ़ेक्ट को आपने डेप्स में शो करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है। मैं फार्मूला आपको ऑप्शंस का लिखवाने लगा हूँ। ऑप्शन का फार्मूला ये है कि ऑप्शंस
जितनी भी हुई नंबर ऑफ़ ऑप्शंस को आपने मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय, ये जो मार्केट वैल्यू एमवी से मुराद मार्केट वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट वैल्यू से, ईपी से मुराद यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को आप फेयर वैल्यू भी लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने लगा हूँ। एज्यूम करते हैं आपकी कंपनी ने 1 मिलियन ऑप्शन इशू किए हुए हैं। जब शेयर्स इशू कर रही है तो उस वक्त शेयर की मार्केट वैल्यू है $7, और जबकि ऑप्शन जिस प्राइस के ऊपर इशू की हुई हैं वो है $3। ठीक है, तो 7 में से 3 माइनस कर देना। एक्सरसाइज प्राइस का मुराद ये है कि ऑप्शन कितनी प्राइस पे इशू की हुई है, डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू से, वो है $7। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके निकल रहे होंगे वो बेसिकली बोनस शेयर्स निकल रहे होंगे, जिसके अगेंस्ट आप कैश नहीं ले रहे, वही आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा बनेंगे। तो 7 माइनस 3, 4 डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब है कि 57% ऑफ द प्राइस, टोटल 7। अच्छा, ये अगर आप ये देखें ना, ये जो मैंने किया हुआ है, ये बेसिकली मैं जो प्राइस निकलती है ना उसकी टोटल $7, उसमें से मैं $4 तो आपको रेट दे रहा हूँ, चूँकि $3 आपसे ले रहा हूँ, तो कितने परसेंट प्राइस का मैं आपको छोड़ रहा हूँ, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब 57% ऑफ द प्राइस आई एम नॉट रिसीविंग फ्रॉम यू। इसका मतलब 1 मिलियन की जो ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही है उसका 57% बोनस शेयर्स में आपको फ्री के बांट रहा हूँ। थोड़ी सी बात कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको समझ ना भी आई तो इट्स ओके, आपका सवाल हल हो जाएगा अगर आपको ये फार्मूला याद रहा। तो 1 मिलियन के अगेंस्ट मैं कितने फ्री शेयर्स बांट रहा हूँ, वो हैं 5,71,428। सो दिस इज़ द बोनस शेयर्स आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग अगेंस्ट विच आई एम नॉट रिसीविंग एनी कैश फ्रॉम ऑप्शन होल्डर। अच्छा, अब मैं एक सवाल निकालता हूँ आपकी स्टडी टेक्स्ट से, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद छुट्टी। चलो, अच्छा, मैंने ऑप्शन से रिलेटेड आपकी जो टेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग 6 है वो निकाल ली है। कहता कंपनी हैड 8.28 मिलियन शेयर्स इन इशू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड मेड नो इशू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। ये वही बात है जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 में हमने पढ़ी है। कहता है बट ऑन दैट डे देयर वाज आउटस्टैंडिंग ऑप्शन टू परचेज 9,20,000 ऑर्डिनरी $1 शेयर एट 1.70 पर शेयर। ठीक है, शेयर की पार वैल्यू है $1 और ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे जिस प्राइस के ऊपर आपने ऑप्शन इशू किए हुए हैं वो हैं 1.70। द एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर वाज 1.80। ये मार्केट प्राइस है शेयर्स की। फॉर द ईयर एंडेड, अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड इज़ 22,08,000। कैलकुलेट द डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। अच्छा, अब हमने परफॉर्म करना है सोल्यूशन। डेप्स का फार्मूला लिख लेते हैं। डेप्स इज इक्वल टू अर्निंग्स प्लस नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स प्लस नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स, नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स। अच्छा, ऑप्शन में याद रखिएगा कि न्यूमरेटर इफ़ेक्ट नहीं होगा, चूँकि मैंने आपको कहा था कि जो ऑप्शन एक्सरसाइज होंगी उसके बदले कुछ तो कैश इंटर होगा। जो कैश इंटर होगा उसके प्रोपोर्शन जो शेयर्स इशू हो रहे होंगे आपकी अर्निंग्स भी उसके प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी। हाँ, जो आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे होंगे, जो कैश आप रिसीव नहीं कर रहे होंगे, उसके अगेंस्ट आपका प्रॉफिट अर्निंग तो नहीं बढ़ेगा ना, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। लिहाजा उस इक्विटी शेयर कैपिटल में उसी ऑप्शंस के बोनस एलिमेंट को शामिल करना है, जैसे मैं आपके सामने करने लगा। अच्छा, अर्निंग है आपकी 22,08,000,
शेयर्स हैं आपके 82,80,000। अब इसमें नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स ऐड होंगे जो ऑप्शंस के अगेंस्ट हम इशू करेंगे। मैं दोबारा से फार्मूला लिख देता हूँ। नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 9,20,000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस कितनी है? 1.80। ऑप्शन कितने पे इशू किया? 1.70। लेट मी कंफर्म इट। हाँ जी, ये 1.70 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 1.80। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1.80 माइनस 1.70 0.1 डिवाइडेड बाय 1.80 इंटू 9,20,000। तो जो विदाउट रिसीविंग कैश नंबर ऑफ शेयर्स यू आर इशूइंग इज 51,111। सो दिस इज़ द बोनस शेयर्स यू आर इशूइंग विदाउट रिसीविंग कैश। यही इक्विटी शेयर में ऐड हो जाएगा 51,101। तो आपकी अर्निंग पर शेयर निकल आएगी 22 लाख, सॉरी डेप्स निकल आएगी 22,08,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 82,80,000 जमा 51,111, ये बना आपका 83,31,111 और न्यूमरेटर में है 22,80,000। ये 8,000 है। हाँ जी, 22,08,000 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 22,08,000 डिवाइडेड बाय 83,31,011। तो ये आपकी जो डेप्स निकली है वो है 0.265। और अगर आपने सेंट्स में निकालनी हो तो इसको आप 100 सेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेक सेंस? चले, थैंक यू सो मच।